और प्राची एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कॉलेज में इनकी लव लाइफ शुरू हुई थी और ये इनका फाइनल ईयर था। दोनों को ही अपने फ्यूचर की चिंता हो रही थी। पापा कह रहे हैं कि कॉलेज खत्म होते ही मेरी शादी उनके दोस्त के बेटे के साथ फिक्स कर देंगे। तुमने सोचा है अब हमारी बात आगे कैसे बढ़ेगी? मैं जब भी सोचता हूँ मेरा सर दर्द करने लगता है। तुम्हारे पापा यही देखेंगे कि मेरा बैंक बैलेंस, मेरी प्रॉपर्टी कितनी है ना? और यहाँ पापा के दिल में न जाने कौन सा डर बैठा हुआ है। हमारी बिलासपुर वाली उस हवेली का नाम मेरी जुबान पर आने ही नहीं देते। कहते हैं वहाँ जाना ठीक नहीं है, वहाँ गए तो वो खुल जाएगा। What? क्या खुल जाएगा? वही जाने। मेरी बात सुनो, हम लोग एक बार वहाँ जाकर देख आते हैं ना। कॉलेज स्टडी के बहाने से बोल देंगे कि अपनी थीसिस के लिए रिसर्च करने जा रहे हैं। इन दोनों ने अपने घर पर यही बहाना लगाया और अपने एक दोस्त प्रशांत के साथ ये बिलासपुर की ओर निकल गए। ये तीनों 4 घंटे का सफर करके बिलासपुर पहुंचे। शाम हो चुकी थी और अंधेरा भी अब बढ़ता ही जा रहा था। इनकी गाड़ी एक बड़ी सी हवेली के गेट पर जाके रुकी। अरे बाप रे! एक आदमी गेट के पास आया। उसकी गोद में एक खरगोश था जिसे वो पुचकारते हुए सवाल पूछने लगा। आप लोग कौन हैं? अरे काका, मैं नितिन हूँ, गिरीश प्रताप का बेटा। ये सुनकर उस आदमी को एक झटका सा लगा। उसने झट से गेट खोल दिया। गाड़ी अंदर लेने के बाद ये तीनों कार से निकले। माफ करना छोटे मालिक, बड़े मालिक ने आपके आने के बारे में कुछ भी बताया ही नहीं था, इसीलिए मैं आपसे सवाल कर बैठा। अरे काका, हम पापा को बताकर भी नहीं आए और आप भी मत बताना। ये खरगोश तो कितना क्यूट है, लाइए इसको मुझे दे दीजिए। जी लीजिए ना। उसने खरगोश को प्राची की गोद में दे दिया और कहा, इसका नाम चीकू है, आप इसे अंदर ले जाइए, मैं आपका सामान लेकर आता हूँ। ये सुनकर वो तीनों हवेली के अंदर चले गए। इन लोगों ने फ्रेश होने के बाद डाइनिंग हॉल में खाना खाया और उसके बाद नट्टू काका बोले, छोटे मालिक, वैसे तो ये आप ही की हवेली है, आप कभी भी आ जा सकते हैं, लेकिन उत्तर दिशा के गलियारे में जो आखिरी दरवाजा है ना, आप उसके अंदर मत जाना है। उसके अंदर जाने से बड़े मालिक ने साफ मना कर रखा है। हाँ, फिक्र मत कीजिए काका, हम उसमें नहीं जाएंगे। ये तीनों खाना खाने के बाद हवेली के एक कॉरिडोर में ही टहलने लगते हैं। वाह यार नितिन, तू तो बहुत रईस निकला यार, इतनी बड़ी हवेली का मालिक है। हाँ, और तुम बेकार में पापा की टेंशन ले रहे हो। अब तुम लोगों को मैं क्या बताऊं यार। अरे वो देखो, सामने एक दरवाजा है, कितना बड़ा है नहीं? उन दोनों ने भी सामने देखा। कॉरिडोर के आखिर में ठीक सामने उन्हें एक दरवाजा दिखाई दे रहा था। चलो उस कमरे में भी चलकर देखते हैं, उसमें भी कुछ एंटीक आइटम होगा। ओह हेलो, मुझे लगता है ये वही दरवाजा है जिसे खोलने से नट्टू काका ने मना किया था। अरे यार, तो कौन सा वो हमें देख रहे हैं? नहीं, अगर पापा ने मना किया है तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। तभी ऐसा लगा जैसे अंदर से कोई दरवाजे को नॉक कर रहा है और ये तीनों बोलते बोलते रुक गए। यार सुना तुम लोगों ने? लगता है उसके अंदर कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो कई सालों से बंद है, जरूर हवा से कुछ हिला होगा। चलो चलते हैं यहाँ से। उसके कहने पर वो दोनों वहाँ से वापस तो हो लिए, लेकिन प्राची के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अपने कमरे में जाने के बाद उसने सोचा, जरूर उस कमरे के अंदर कुछ। नितिन के सो जाने के बाद प्राची चुपचाप अपने कमरे से निकली और प्रशांत के पास पहुंची। अरे प्राची, रात के 2 बजे, कोई इमरजेंसी थी क्या? धीरे बोलो यार, मैं कह रही थी कि हम दोनों उस दरवाजे को खोलकर देखते हैं कि अंदर ऐसा क्या है जो नितिन के पापा उसको खोलने से मना कर रहे हैं। मुझे लगता है जरूर उसमें उनका पुश्तैनी खजाना होगा और वो नितिन से उस धन को इसलिए छिपा रहे हैं कहीं उसे देखकर उनका पुत्र बहक ना जाए। ग्रेट, तो मुझे उसमें से कितना मिलेगा? अरे देख तो लेते हैं कि अंदर क्या है। अगर सच में कोई गुप्त धन मिल गया तो फिर नितिन का बैंक बैलेंस भी अच्छा बन जाएगा और हमारी शादी भी आसानी से हो जाएगी। तुम भी 10-20 लाख ले लेना। ये दोनों अब चुपचाप हाथ में टॉर्च लिए आगे बढ़ रहे थे। रात के सन्नाटे में उनके हर कदम की आवाज कॉरिडोर में गूंज रही थी। करीब 200 कदम चलने के बाद वो दरवाजा उनके सामने था। वो उसे खोलने ही वाले थे, तभी उनको दरवाजे के अंदर से किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। ये कौन है? अरे कुंडी बाहर से लगी है यार, कोई नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। ये कहकर प्राची ने कुंडी खोली और डर की आवाज करता हुआ वो दरवाजा खुल गया।
उसके अंदर से इतना तेज उजाला उत्पन्न होकर कॉरिडोर में फैला जैसे मानो पूरे कमरे में तेज आग चल रही हो। इन दोनों ने अंदर न जाने क्या देखा कि इनकी आंखें फटी की फटी रह गई और शरीर कांपने लगा। फिर एक चीख दोनों के मुंह से निकली। ये दोनों पलटे और वापस भागने लगे। वो रोशनी और तेज हो गई। प्रशांत तो भागकर अपने कमरे की तरफ चला गया, लेकिन प्राची को ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसका पैर पकड़ लिया हो और वो उसे वापस पीछे खींच रही हो। वो शक्ति प्राची के पैर को पीछे की तरफ बहुत तेजी से खींचते हुए ले गई। उसके मुंह से एक गहरी चीख निकली और दरवाजे के अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक ही पल में चारों तरफ मौत का सन्नाटा छा गया। प्रशांत को इतना डर लग रहा था कि वो चादर के बिल्कुल अंदर समा गया था। उसके बाद भी उसकी कपकपी बंद नहीं हो रही थी। कुछ घंटों बाद सवेरा हुआ तो प्रशांत अपने कमरे से निकला। अब तक तो प्राची ने नितिन को सब कुछ बता दिया होगा। मैं ही उससे जाके मिलता हूँ। वो उन दोनों के कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसे रेलिंग के पास प्राची खड़ी हुई नजर आई, जो आसमान से उगते सूरज को बड़ी गौर से देख रही थी। प्राची, रात को जो कुछ भी हमने देखा था, आई नो कि उसे देखने के बाद तुमको भी यहाँ से जाने की लग रही होगी। तुमने नितिन से इस बारे में बात की कि नहीं? ये सुनकर प्राची ने प्रशांत की तरफ देखा और उसके हाथ को थाम कर बोली, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम उस कमरे में नहीं जाएंगे, सिंपल। ये कहकर वहां से अपने कमरे की तरफ वो वापस चली गई। कमाल है, एक लड़की होकर इतनी भयानक चीज देखने के बाद भी इसे डर नहीं लगा। तभी प्रशांत ने गौर किया कि उसकी कलाई पर जलन हो रही है। उसने अपने हाथ को देखा तो वो हैरान रह गया। उसकी कलाई पर जहां पर प्राची ने हाथ रखा था उतना हिस्सा हल्का सा झुलस चुका था। हे भगवान! प्रशांत सारा दिन प्राची पर ही नजर रख रहा था। वो नितिन के साथ एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी। शाम होने के बाद उन्होंने साथ में डिनर किया और फिर सब अपने अपने कमरे में चल दिए। जरूर प्राची के साथ कुछ गलत हुआ है। कुछ तो ऐसा है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आई थिंक मुझे नितिन को कल रात के बारे में बता देना चाहिए। इस तरफ प्राची अपने कमरे में लेटी हुई बड़े ही शांत भाव से दीवार पर लगी घड़ी को देख रही थी। जैसे ही ठीक 3 बजे वो अपने कमरे से निकलकर कॉरिडोर में चली गई। उसकी आंखें तेज सुर्ख लाल हो चुकी थी, लेकिन उसका चेहरा एकदम शांत था। धीरे धीरे वो उसी दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा रही थी। अभी उसके और दरवाजे के बीच सिर्फ कुछ ही कदम का फासला था। तभी उसे अपने पैरों पर कुछ महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो चीकू खरगोश उसके पैर को सूंघ रहा था और प्यार कर रहा था। उसे देखते हुए प्राची के चेहरे पर भयानक मुस्कान छलक आई। उसने चीकू को अपनी गोद में उठाया और एक चटकी आवाज करते हुए उसने चीकू की गर्दन तोड़ दी। धम से जमीन पर बैठकर वो चीकू का मांस खाने लगी। पूरे कॉरिडोर में उसके मुंह की चबड़ चबड़ करने की आवाज गूंज रही थी। प्रशांत उसी वक्त नितिन के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसने वो दिल दहला देने वाला दृश्य देखा। प्राची जमीन पर बैठी हुई चीकू का मांस खा रही थी। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी, सांसें फूली हुई थी, मुंह के इर्द गिर्द खून लगा हुआ था और बड़ी बेसब्री के साथ चीकू खरगोश का मांस खा रही थी। प्रशांत ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बहुत तेजी के साथ नितिन के कमरे में भागा। नितिन, नितिन, अरे उठ यार! अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहा है जैसे कोई भूत देख लिया? तो जल्दी से मेरे साथ चल। वो प्राची, प्राची! क्या हुआ प्राची को? प्राची का नाम सुनते ही नितिन बेड से उठ गया और फिर तेजी से उसके पीछे भागने लगा। अरे हुआ क्या, ये तो बता। तू बस मेरे साथ आ जा और खुद देख ले। वो दोनों अब कॉरिडोर में उस दरवाजे के सामने पहुंचे तो अब वहां पर सब कुछ साफ था। ना कोई खरगोश और ना ही प्राची। क्या हुआ? तू मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहा था क्या? नहीं, प्राची यहीं पर थी यार। और वो हो गया तेरा?
तूने मुझसे तो ये घटिया मजाक कर लिया। अब मैं प्राची को परेशान नहीं करूंगा। वो अपने रूम में सो रही होगी, तू भी सो जा। ये कहकर नितिन वहां से चला गया, लेकिन प्रशांत को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी प्रशांत को अपने पीछे वही लाल रोशनी महसूस हुई। उसने पीछे पलट कर देखा तो वो दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। दरवाजा पूरी तरह खुल गया और प्रशांत के चेहरे पर तेज रोशनी पड़ी और वो चिल्लाता हुआ अपने कमरे में भाग गया। प्राची के साथ क्या हो रहा है और उस दरवाजे के अंदर क्या है? क्या रहस्य है उस दरवाजे का?